हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे इन क्वेश्चन को मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें इस चैप्टर से कभी स्किप नहीं करने हैं। ओके, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो के पहली प्रॉब्लम के साथ, विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स कंटेन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो यानी कि इनमें से दी हुई इन साइट्स में से कौन सी ऐसी साइट है जहां पर आपको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम देखने को मिलेंगे। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी लंग्स एल्वियोलाई, ऑप्शन सी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स या ऑप्शन डी द टिप ऑफ नोज। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था अबाउट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या मतलब होता है ऐसे टाइप के टिश्यू का। तो ऑब्वियसली ये एपिथेलियल टिश्यू है, राइट। और सिंपल स्क्वामस का क्या मतलब है? दैट मींस सिंपल का मतलब है ये सिंगल लेयर के बने हुए हैं, दैट मींस दे हैव सिंगल लेयर ऑफ सेल, और स्क्वामस मतलब दे आर गोइंग टू बी फ्लैट सेल्स। तो ऐसे सेल जो कि फ्लैट हैं, सिंगल लेयर के हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं? डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह एक्ट करते हैं। तो दैट मींस ये ऐसी जगह पाए जाएंगे जहां पर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस पॉसिबल है, राइट। और स्पेसिफिकली अगर हम इन ऑप्शंस में देखेंगे तो हमको केवल एक ही जगह दिखाई दे रही है जहां पर डिफ्यूजन होता है, दैट आर द लंग्स एल्वियोलाई। दैट मींस द करेक्ट ऑप्शन हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, लंग्स एल्वियोलाई। तो लंग्स एल्वियोलाई या लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं उसमें आप देखेंगे वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, एंड इनकी इनर लाइनिंग या इनकी लाइनिंग पे आपको देखने को मिलते हैं, इनको लाइन करते हुए दीज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, राइट। सो दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट लाइक दिस। सो ऑल दीज सेल्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी सिंगल लेयर्ड, ओके, एंड दे रिप्रेजेंट सिंपल स्क्वामस टिश्यू। सो दीज आर गोइंग टू बी द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ओके। और ये फैसिलिटेट करते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को। दैट मींस ऑक्सीजन रिच एयर कैन इजीली डिफ्यूज इन, है ना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन इजीली डिफ्यूज आउट। सो ये डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह एक्ट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर इन मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस को पास करना है द बैरियर ओवर हियर इज जस्ट सिंगल लेयर। तो एक सिंगल लेयर को पार करना किसी, या एक सिंगल लेयर के बैरियर को पास करना किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा ना, तभी डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एपिथेलियल टिश्यूज। तो एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो आइए अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेज इट हैज अ फ्री सरफेस। देन अगर देखिए, अगर आप रिकॉल कीजिए एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो दैट्स परफेक्टली करेक्ट ना, कि एपिथेलियल टिश्यू का एक सरफेस फ्री होता है, आइदर वो आउटसाइड द वर्ल्ड मींस आउटसाइड सरफेस या एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होता है, और एक तरफ वो इंटरनल ऑर्गन्स को फेस कर रहा होता है। दैट मींस एक फ्री सरफेस इनका अवेलेबल है। दैट मींस ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यू इज परफेक्टली करेक्ट। Hence, इस ऑप्शन को आप कर दीजिए एलिमिनेट। Then we have option B that says that the cells of epithelial tissue are loosely arranged with large intercellular matrix. So देखिए, आपको बोला जा रहा है जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज आपने पढ़ा है द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ओके। तो दैट मीन्स यहां पर ये वर्ड लूजली is making the statement incorrect, और साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ है they have large intercellular matrix. That means ये भी गलत है, because they have very little intercellular spaces. Okay, so they have little intercellular matrix. Hence ये statement है wrong, और इसी statement को हमको करना था find. So the correct option here would be option B. वाइल अगर हम सी और ऑप्शन डी को भी कंसीडर करते हैं तो देखिए सी ऑप्शन में बोला जा रहा है देयर सेल्स रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड दैट्स परफेक्टली करेक्ट, राइट। जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ऑफ अ टिपिकल एपिथेलियल टिश्यू, तो मैंने आपको बताया था जो सेल्स होते हैं दे आर रेस्टिंग अपॉन अ नॉन सेल्यूलर लेयर विच इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन,
ओके, और इसके ऊपर ये जो सेल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड लाइक दिस। सो ये जो सेल्स हैं दे आर एपिथेलियल सेल्स एंड दे ऑलवेज लाई अपॉन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये उस पे अधेर्ड रहते हैं। ओके, सो ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यू करेक्ट है, इसलिए इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। एंड लास्टली हमारी ऑप्शन डी में बोला जा रहा है दे हेल्प इन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। All these functions are performed by epithelium tissue, right? So epithelial tissue protection भी करता है because आपने देखा है वो covering बनाता है of various body organs. So that means आने वाले organism चाहे pathogens हो या फिर किसी भी particle की entry को ये एक तरह से रोकते हैं. They act as a barrier. That means they are going to protect your body. ओके और सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन में ऑब्वियसली जब भी एपिथेलियम जो है वो आपके एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है तो वहां पर ये अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करता है. इवन इन किडनी ट्यूब्यूल्स वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको देखने को मिलते हैं, राइट? सो दे हेल्प इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन. सो ये स्टेटमेंट भी रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यू इज परफेक्टली करेक्ट, हेंस इस ऑप्शन को भी आप कर दीजिए एलिमिनेट. सो द फाइनल ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन बी. तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 को. दैट सेज द टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स लाइक फैलोपियन ट्यूब्स और द ब्रोंक्यूल्स आर. तो हमसे बोला जा रहा है हॉलो ऑर्गन जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स या ब्रोंक्यूल्स के केस में उनकी इनर लाइनिंग किस टाइप के एपिथेलियम से बनी हुई होती है. सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऑप्शन बी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ऑप्शन सी सीलिएटेड एपिथेलियम या ऑप्शन डी स्क्वामस एपिथेलियम. सो याद कीजिए किस टाइप का एपिथेलियम यहाँ पर प्रेजेंट होगा. तो अगर आप ऑब्वियसली यहाँ पर हिंट ले सकते हैं ऑफ दी, आपको यहाँ ब्रोंक्यूल बोला गया है तो ब्रोंक्यूल के केस में, या फिर अगर हम यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब की बात करें, चलिए दोनों ही केस में ले लेते हैं, तो यहाँ पर किसी न किसी टाइप के पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है. ओके, दैट मींस अगर मैं बात करूँ फैलोपियन ट्यूब की तो वहां पर एग का मूवमेंट होगा जब वो ओवरी से रिलीज होगा और जब तक कि वो यूट्रस तक पास ना हो तब तक आप देखेंगे वहां पर एग को मूव कराना होगा, वहां मूवमेंट हो रहा है ऑफ द एग. और ब्रोंक्यूल्स के केस में एयर के साथ जो पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं या जो म्यूकस है उनका मूवमेंट होता है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो इन सभी को फैसिलिटेट करता है एक टाइप का एपिथेलियम व्हिच इज द सीलिएटेड एपिथेलियम, राइट? तो ये जो सीलिया होते हैं ना, हेयर लाइक टाइनी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि मूव करते हैं ना कोऑर्डिनेटेड मैनर, जिससे कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो ये सारा फंक्शन जो कि इन हॉलो ऑर्गन्स में परफॉर्म होता है दैट इज डन बाय द सीलिएटेड एपिथेलियम. हेंस इनर लाइनिंग में सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा. और सीलिएटेड एपिथेलियम अगेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लाइक ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और सपोज इस तरीके से ये लाइनिंग में आपको इनर लाइनिंग में अरेंज दिखाई दे रहे हैं दी सेल्स ऑफ दी सपोज ब्रोंक्यूल. ओके, और यहां पर आप देखेंगे ये ऐसे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनसे अराइज कर रहे हैं इनके फ्री सरफेस से विच आर कॉल्ड द सीलिया. सो दीज आर सीलिया और इनका जो मूवमेंट है ये सब्सटेंस की पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी सीलिएटेड एपिथेलियम. तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 को. दैट सेज द मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम इज. तो कंपाउंड एपिथेलियम का क्या मेन फंक्शन होता है? कंपाउंड एपिथेलियम को हम एक और नाम से बुलाते थे दैट वाज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. यानी कि यहाँ पर सेल्स की जो लेयर है वो सिंगल ना होके मल्टीपल होगी, यानी कि यहाँ पर सेल्स का अरेंजमेंट मल्टीपल लेयर्स में आपको देखने को मिलता है. ओके, सो देखते हैं क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इस टाइप के एपिथेलियम. आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सिक्रीशन, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी डिफ्यूजन या ऑप्शन डी अब्जॉर्प्शन. सो याद करने की कोशिश कीजिए. मैंने आपको बताया था जब भी सेल की लेयर मल्टीपल होगी दैट मींस वो पार्टिकल्स के मूवमेंट को एक तरह से प्रोहिबिट करेगी और वो प्रोटेक्ट करेगी द एंट्री ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स या पैथोजेंस इनटू द बॉडी. इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड एपिथेलियम बेसिकली जो प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करेगा दैट इज गोइंग टू बी द प्रोटेक्शन. इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी प्रोटेक्शन. वाइल सिक्रीशन के लिए इट हैज टू बी सिंगुलर, राइट? उसको मॉडिफाई होना चाहिए इनटू ग्लैंडुलर टाइप ऑफ सेल्स. ओके, तो यानी कि वो ग्लैंड्स में मॉडिफाई होने चाहिए तब जाके वो सिक्रीशन कर पाएंगे. अगर हम बात करें डिफ्यूजन की तो डिफ्यूजन मल्टीपल लेयर से हो नहीं सकता बिकॉज बैरियर अगर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स को उतनी ही प्रॉब्लम होगी टू क्रॉस द बैरियर या मूवमेंट करने में बहुत उनको डिफिकल्टी आएगी. तो डिफ्यूजन वुड बी वेरी स्लो. इसीलिए कहते हैं डिफ्यूजन के लिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आर द बेस्ट. द रीजन इज आप जानते हो क्योंकि सिंपल मीन सिंगल लेयर है, स्क्वामस मीन फ्लैट है, तो इजीली सबसे कम सरफेस एरिया को उनको पार करना होता होगा एंड
डिफ्यूजन इजीली फैसिलिटेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता है बाय द कंपाउंड एपिथेलियम। एंड लास्टली अब्जॉर्प्शन आल्सो इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द कंपाउंड एपिथेलियम। तो इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन इटसेल्फ। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 को, दैट सेज द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ टिश्यू। तो एक टिश्यू के अक्रॉस किसी सब्सटेंस की लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए किस टाइप का सेल जंक्शन प्रेजेंट होता है। सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टाइट जंक्शन, ऑप्शन बी अधेरिंग जंक्शन, ऑप्शन सी गैप जंक्शन या ऑप्शन डी द सिनैप्टिक जंक्शन। तो याद कीजिए किस टाइप का जंक्शन प्रेजेंट होता है जो कि प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस को। ऑब्वियसली ऐसा ही जंक्शन होगा ना जो कि सेल्स को टाइटली होल्ड करके रखेगा ताकि कोई सब्सटेंस लीक आउट ना हो सके। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए टाइट जंक्शन, राइट। तो टाइट जंक्शन बेसिकली मैंने आपको इनके बारे में अपनी कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में बताया है। ये प्रिवेंट करते हैं सब्सटेंस के लीकेज को फ्रॉम द सेल्स इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। ओके, ठीक है। अगर हम बात करें एडेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन और सिनैप्टिक जंक्शन की, तो एडेरिंग जंक्शन का फंक्शन आप जानते ही हो ना, सारे सेल्स को एक साथ सीमेंट करके जोड़ के रखना। दैट इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ एडेरिंग जंक्शन। अगर बात करते हैं गैप जंक्शन की, तो गैप जंक्शन के केस में आपको क्या देखने को मिलता है। गैप जंक्शन के केस में आप देखते हैं कि दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म जो है वो एक चैनल की क्रॉस कनेक्ट हो जाते हैं ताकि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस जो है वो फैसिलिटेट हो सके या फिर इजीली हो सके। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन। ओके, ताकि यहां पर ये कनेक्शन सेटअप करता है बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स। तो दैट इज गैप जंक्शन। एंड अगर हम बात करते हैं साइनेप्टिक जंक्शन की, तो वो आपको न्यूरॉन्स के केस में देखने को मिलता है जहां पर एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन एंडिंग है और दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और उनके बीच में आप देखते हो कैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का मूवमेंट होता है। वो आप लेटर क्लासेस की चैप्टर्स में आप देखने वाले हो। ओके, तो दैट मींस ये ऑप्शन भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑल दीज ऑप्शंस आर नॉट गोइंग टू बी एट ऑल करेक्ट। So the correct option would be option A, tight junction. तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 को, that says the cells of connective tissue secrete protein fibers except. तो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो प्रोटीन फाइबर्स सिक्रीट करते हैं, एक्सेप्ट किस टाइप के टिश्यू में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए एरियोलर टिश्यू, ऑप्शन बी लिगामेंट्स, ऑप्शन सी टेंडन्स या ऑप्शन डी द ब्लड। तो मैंने आपको बताया भी था एक्सेप्शनल केस कि कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जहां पर वहां प्रेजेंट सेल्स फाइबर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एंड दी करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी ब्लड, राइट। तो ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स डू नॉट सिक्रीट फाइबर्स। सो हेंस आप देखेंगे द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच डज नॉट हैव फाइबर्स इज गोइंग टू बी ब्लड इटसेल्फ, राइट। अगर हम बात करते हैं रिमेनिंग टिश्यूज की, तो एरियोलर टिश्यू में आपने ऑब्वियसली फाइब्रोब्लास्ट देखे हैं। फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो फाइबर सिक्रीट करते हैं, राइट। तो एरियोलर टिश्यू में आपको फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स यानी कि कोलेजन, इलास्टिक फाइबर देखने को मिलते हैं। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स जो कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, वहां पर भी आपको फाइबर्स जो हैं वो अरेंज दिखाई देंगे, मोस्टली कोलेजन फाइबर्स, राइट। सो वहां पर फाइबर्स का आपको फॉर्मेशन दिखाई देगा। Okay, so the final option which is correct is option D. I hope it's clear to all of you. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 को, that says the tissue that stores excess of nutrients which are not used immediately by converting them into fats is a type of. तो हमसे पूछा जा रहा है उस टिश्यू के बारे में जो कि बॉडी में प्रेजेंट एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट और न्यूट्रिएंट जो बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है उनको फैट में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर करता है। ऐसा टिश्यू किस ब्रॉड कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को बिलोंग करता है। सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी लूज कनेक्टिव टिश्यू या ऑप्शन डी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो याद कीजिए, पहली चीज तो आप ये रिकॉल कीजिए या इस इन्फ्रेंस पे पहुंचिए कि ये स्पेसिफिक टिश्यू जिसके बारे में आपको क्वेश्चन में बात की जा रही है वो किस टाइप का टिश्यू है। तो याद कीजिए ऐसा टिश्यू जो कि एक्सेस न्यूट्रिएंट को फैट में कन्वर्ट करने के बाद स्टोर करता है, कौन सा टिश्यू होगा वो? दैट विल बी एडिपोज टिश्यू, राइट। और एडिपोज टिश्यू किस ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को बिलोंग करेगा? दैट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, जहां पर जो फाइबर्स और फाइबर सिक्रीटिंग सेल्स हैं दे आर लूजली अरेंज्ड इन द मैट्रिक्स। ओके, इसका मतलब दे आर लूज कनेक्टिव टिश्यूज। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, लूज कनेक्टिव टिश्यू। याद कीजिए adipose tissue or areolar tissue were the two types of the loose connective tissue, right? So the correct option is option C. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8 को, that says
the tissue that connects bone to bone and bone to skeletal muscles respectively are. तो हमसे पूछा जा रहा है वो टिश्यू के बारे में जो कि बोन को बोन से और बोन को स्केलेटल मसल से रिस्पेक्टिवली ज्वाइन करते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? आई नो दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. जल्दी से करेक्ट ऑप्शन बताइए जब तक कि मैं ऑप्शन रीड कर रहा हूं. सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, ऑप्शन बी tendons and ligaments, ऑप्शन सी ligaments and cartilage, या ऑप्शन डी cartilage and tendons. तो क्या होना चाहिए आपका करेक्ट ऑप्शन? बोन को बोन से जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा होगा? दैट विल बी ligaments, राइट? तो ligaments आपको ए और सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है. देन वी हैव बोन टू skeletal muscle. बोन को skeletal muscle से जोड़ने वाला टिश्यू इज गोइंग टू बी द टेंडन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, right? So I hope majority of you would have got your answer as A itself. तो टेंडन्स की अगर मैं आपको बताऊं या पहले लिगामेंट्स के बारे में देख लेते हैं. तो सपोज ये अगर दो बोन्स हैं, इनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है दी लिगामेंट. So this is the ligament. एंड अगर मैं बात करूं अबाउट टेंडन्स तो देखिए सपोज दिस इज अ बोन और यहां से एक मसल अराइज कर रही है. ओके, सो दिस इज अ मसल. तो इसको ज्वाइन करके रखेगा, इस मसल को इस बोन से ज्वाइन करने का काम जो टिश्यू करता है दैट इज द टेंडन. ओके, एंड आई होप यू बोथ यू रिमेंबर दैट बोथ ऑफ दीज टिश्यू बिलोंग करते हैं टू द कैटेगरी ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ओके, बिकॉज यहां पर फाइबर्स और जो इनके साथ फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं वो पहली चीज तो डेंसली अरेंज्ड होते हैं इन दी मैट्रिक्स और वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं. तो फाइबर्स जो है वो पैरेलली अरेंज्ड हैं इन दी मैट्रिक्स. सो दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए. तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 को. दैट सेज द टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हुज इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेजिस्ट्स कंप्रेशन. तो यानी कि एक ऐसा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आपको आइडेंटिफाई करना है जहां पर जो उसका इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है वो सॉलिड है, प्लायबल यानी कि इजीली बेंड हो सकता है. ओके, एंड साथ ही साथ कंप्रेशन को रेजिस्ट भी करता है. तो ऐसे टाइप का जो टिश्यू है दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू वो कौन सा है? तो और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी कार्टिलेज या ऑप्शन डी द बोन. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी कार्टिलेज, राइट? तो कार्टिलेज के केस में आपने देखा है इनका मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड होगा या सेमी सॉलिड होगा. साथ ही साथ वहां पर आपको जो इसका टिश्यू है वो प्लायबल नजर आएगा, वो इजीली बेंड हो जाता है. कहाँ पाया जाता है कार्टिलेज आपकी बॉडी में? आपको पता है ना, यूजुअली बोन्स की एंडिंग पे या फिर आपकी नोज की टिप पे ये आप टच करेंगे तो आपको ये सॉफ्ट कुशनी सा जो एरिया नजर आ रहा है दैट इज दी कार्टिलेज. एंड साथ ही साथ आपकी ईयर पिन, एक्सटर्नल ईयर पिन में आपका कार्टिलेज से बना है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी कार्टिलेज. व्हाइल बोन के केस में आप सभी जानते हैं दैट बोन का जो मैट्रिक्स है दैट इज कैल्सिफाइड. ओके, तो वो प्लायबल नहीं है. ओके, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट्स का डिपोजिशन है. साथ ही साथ अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में आपको यहाँ पर जो है मैट्रिक्स के केस में आपको मैट्रिक्स उनका फ्लूइड होता है ना, इसका मतलब वहां पर आपको टफ या सॉलिड, ये जो सॉलिड वर्ड लिखा है ना दैट वोंट बी एप्लीकेबल. तो इसीलिए इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा. एंड टेंडन की बात करें तो टेंडन इज नॉट अ स्पेशल या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, वो एक तरीके का डेंस कनेक्टिव टिश्यू है. तो इसका मतलब रिमेनिंग 3 ऑप्शंस कुड हैव बीन इजीली एलिमिनेटेड. सो द फाइनल ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी कार्टिलेज. तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 को. दैट सेज द स्पेसेस इन व्हिच ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड. तो भाई वो स्पेसेस जिनमें ऑस्टियोसाइट दैट इज द बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? सो और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कैनाल्स, ऑप्शन बी कैनालिकुलाई, ऑप्शन सी लैक्यूने या ऑप्शन डी द मैरोस. तो याद कीजिए वहां पर मैंने आपको बोन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था. बोन के स्ट्रक्चर में आपने देखा था बोन सेल जो है वो आपको एक ओपन स्पेसेस में नजर आते हैं, राइट? सो कौन कौन सी है वो स्पेसेस? सो उन स्पेसेस को हम क्या बुलाते थे? तो आई एम मेकिंग दैट डायग्राम हियर ताकि आपको एक ऑस्टियोसाइट की प्रेजेंस और वो जो कैनाल्स हैं जिनमें वो प्रेजेंट होते हैं या वो स्पेस प्रेजेंट है उनमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? सो सपोज ये वो स्पेस है जिसमें कि एक ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है. ओके, so this is an osteocyte, that is the bone cell. और ये osteocyte जिस स्पेस में प्रेजेंट है this is called lacuna. Okay, the lacuna or the plural is lacunae. Okay, and ये आपस में several osteocytes connected होते हैं through the system
of various canaliculi. Okay, कुछ इस तरीके से. So these are the canaliculi. बट हमको पूछा जा रहा है कि वो स्पेसेस जिनमें की ऑस्टिसाइट प्रेजेंट हैं, that is going to be the lacuna. So the correct option here would be option C, lacunae. So आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 को, that says blood is a. तो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है ब्लड किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है. तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या ऑप्शन डी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. तो याद कीजिए, ऑब्वियसली आप सभी को पता है ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, दैट इज फ्लूइड, और उसको हम बुलाते हैं प्लाज्मा. इसीलिए ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 12 को, दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मस्कुलर टिश्यू इज करेक्ट. तो मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट दे रखी हैं, जिनको पढ़ने के बाद आपको करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट को दिए हुए ऑप्शंस में से फाइंड करना है. ओके, तो चलिए एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं. तो पहली स्टेटमेंट हमसे बोल रही है ईच मसल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स which in turn are made up of numerous fine fibrils. तो यानी कि हमसे बोला जा रहा है कि हर मसल जो है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से मिलकर बनती है बहुत सारे, और साथ ही साथ वो जो फाइबर्स हैं वो फर्दर बनते हैं ऑफ मेनी न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स. तो दैट्स परफेक्टली करेक्ट ना. मसल के बारे में मैंने बताया था, मसल जो है वो ऑब्वियसली लॉन्ग एलोंगेटेड सेल से मिलकर बनती है, जिन्हें हम बुलाते थे मसल फाइबर्स. ओके, सिंस वो लॉन्ग है इसीलिए उनको नाम दिया जाता है मसल फाइबर्स. और मसल फाइबर्स जो है वो फर्दर छोटे छोटे फाइब्रिल्स से मिलकर बनते हैं, विच आर कॉल्ड दी मायोफाइब्रिल्स और सिंपली फाइब्रिल्स. दैट मींस ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मस्कुलर टिश्यू इज गोइंग टू बी परफेक्टली करेक्ट. ओके, तो यहां पर हमने एक टिक लगा दिया. ठीक है, देन वी हैव द सेकंड स्टेटमेंट दैट सेज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अपॉन स्टिमुलेशन. तो स्टिमुलस रिसीव करने के बाद मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एंड लेटर ऑन दे बिकम come back to their original state जहां पर they relax. That means ये statement भी perfectly correct है regarding muscles. Okay, then we have the third statement. Muscles play an active role in all body movements. Perfectly correct. Muscles ही तो play करती हैं कि important role सारे body movement में. That means ये भी correct है. अगर हम बात करें fourth statement की, तो देखिए smooth muscles are striated and involuntary. क्या ये correct है? No, ये wrong है. बिकॉज आपको पता है स्मूथ मसल जो है वो अनस्ट्राइटेड मसल्स कहलाई जाती थी. दैट मींस इनकी सेल्फ अगर आप देखेंगे, इनका मसल फाइबर देखेंगे तो उनपे आपको कोई ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड देखने को नहीं मिलते हैं. दैट मींस दे आर गोइंग टू बी अनस्ट्राइटेड. तो ये स्पिंडल शेप्ड होते थे विद अ लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, राइट. वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं ना, एक स्मूथ मसल फाइबर. और ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू शो एनी स्ट्राइएशंस, हेंस दे आर अनस्ट्राइटेड. इसका मतलब ये स्ट्राइटेड वर्ड आने की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. और इनवॉलंटरी तो होते हैं भाई, इनकी जो फंक्शनिंग है या इनकी जो रेगुलेशन है वो हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है. दैट मींस दे आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है इस वर्ड की वजह से रॉन्ग कंसीडर की जाएगी. देन वी हैव द लास्ट स्टेटमेंट व्हिच इज इंटरकैलेटेड डिस्क फाउंड इन द कार्डियक मसल्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट. तो हमसे बोला जा रहा है कि जो इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स, वो सारे के सारे जो कार्डियक मसल्स के सेल्स हैं उनको एक साथ एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है. दैट्स परफेक्टली करेक्ट. इंटरकैलेटेड डिस्क बेसिकली वो रीजन्स को सिग्निफाई करते हैं जहां पर दो कार्डियक मसल के फाइबर जो है वो फ्यूज हुए हैं, और इसीलिए अगर वो फ्यूज हो रहे हैं दैट मींस उनका साइटोप्लाज्म उस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट में है. तो इसका मतलब अगर डिफरेंट कोई एक एंड से सपोज कोई स्टिमुलस आता है तो वो पूरे एंटायर उस सेल से दूसरे जितने भी सेल्स हैं वहां तक स्प्रेड हो जाएगा, और पूरी की पूरी हार्ट मसल जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एज अ यूनिट. दैट मींस ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मसल और द मस्कुलर टिश्यू इज गोइंग टू बी करेक्ट. तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी फिफ्थ वाली इज गोइंग टू बी करेक्ट. तो कौन कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं? द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ. Okay, except fourth, all are correct. That means first, second, third and fifth कहां पर correct है? In option D. That means the correct option here would be option D. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 को. That says the type of cell junction that facilitates communication between cells
by connecting the cytoplasm of the adjoining cells for rapid transfer of ions, small and large molecules is। तो हमसे पूछा जा रहा है बेसिकली उस टाइप के सेल जंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को ज्वाइन करने के बाद उनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाता है बाय द रैपिड ट्रांसफर ऑफ दी आयंस मॉलिक्यूल्स, उन सबको फैसिलिटेट कर देता है। तो इस टाइप का जंक्शन क्या कहलाता है? So our options are option A tight junction, option B gap junction, option C etheric junction या option D synaptic junction। And I know आप सभी को इसका आंसर पता है, that is option B gap junction। तो gap junction आप सभी को पता है कि कैसे दो नेबरिंग सेल, सपोज ये एक सेल है जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपको एक चैनल नजर आएगा, ओके, so this is one, and ये सपोज इसका नेबरिंग सेल है जिसकी अगेन साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपको एक और चैनल नजर आएगा और आप देखेंगे कि इन दोनों चैनल्स की जो कॉमन वॉल है वो ओपन हो जाएगी, ओके। दैट मींस ये जो दो चैनल्स हैं ये आपस में इस तरीके से अलाइन करेंगे दैट दे एक्ट एज अ ट्यूब। तो एक ट्यूब की तरह जिसकी दोनों एंड्स जो है वो ओपन है, यहां पर ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज सेल 1 एंड दिस इज सेल 2, ओके। तो इससे क्या होगा, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज तो नहीं हुई है, बट हाँ इनके जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में कनेक्टेड है, ओके। दैट मींस इस साइटोप्लाज्म से इस साइटोप्लाज्म तक या फ्रॉम देयर टू हियर आप देखोगे इजीली आयंस और मॉलिक्यूल्स का रैपिड ट्रांसफर पॉसिबल होगा। तो यानी कि बाय डायरेक्शनल मूवमेंट यहां पर पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा टाइप का जो जंक्शन है वी कॉल इट दी गैप जंक्शन, राइट। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 को, दैट सेज डैश मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के न्यूरल टिश्यू में हाफ से ज्यादा पोर्शन जो है वो कौन से टाइप की सेल्स जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं? तो अवर ऑप्शन आर ऑप्शन ए न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी न्यूरोग्लिया, ऑप्शन सी नर्व सेल्स या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो याद कीजिए मैंने नर्वस टिश्यू के बारे में आपको बताया था कि मोर देन हाफ ऑफ द नर्वस टिश्यू जो है वो न्यूरोग्लिया के सेल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दैट मींस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी न्यूरोग्लिया। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 15 को, दैट सेज द टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट एट द टिप ऑफ नोज एंड बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो भाई नोज टिप पर या वर्टिब्रल कॉलम्स की दो एडजेसेंट बोन्स या नेबरिंग बोन्स के बीच में कौन से टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लिगामेंट्स, ऑप्शन बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी टेंडन या ऑप्शन डी एडिपोज टिश्यू। एंड आई नो दैट सच एन इजी क्वेश्चन, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, दैट इज ऑप्शन बी कार्टिलेज। सो कार्टिलेज आपको नोज की टिप पर, इवन आपके एक्सटर्नल ईयर में और इवन वर्टिब्रल कॉलम की जो सेपरेटेड बोन्स हैं उनके बीच में देखने को मिलता है, ओके। सो ये सॉफ्ट कुशनी इफेक्ट देता है टू दीज structures, okay? So the final option which is correct would be option B cartilage। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी problem number 16 that says the classification of glands is based on which of the following। तो glands का जो classification है into the two categories which we studied वो किस बेस पे होता है? So हमें उस बेसिस को फाइंड करना है। Our statements या options are option A mode of differentiation, option B mode of pouring of the secretion, option C mode of cellular division या option D number of cells। तो याद कीजिए किस बेसिस पे हम ग्लैंड्स को क्लासिफाई करते थे इनटू एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन। तो कैसे वो अपना सिक्रीशन पोर करते हैं? क्या वो डक्ट के थ्रू करते हैं? दैट मींस अगर वो डक्ट के थ्रू करते हैं दैट मींस उन ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन बुलाते थे, और अगर वो बिना डक्ट के डायरेक्टली अपना जो सिक्रीशन है वो ब्लड में पोर कर देते थे दैट दे वर कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 17 को, दैट सेज which of the following is the most abundant and widely distributed tissue in the human body? So भाई ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा abundant और सबसे ज्यादा widely spread टिश्यू कौन सा है? तो our options are option A muscular tissue, option B connective tissue, option C epithelial tissue या option D neural tissue। And the correct option would be ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो आपको मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बेसिकली बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करके रख रहा है, एंड हेंस इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंड द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 18 को, दैट सेज which of the following is not a function of the fibers of connective tissue। तो कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है, दैट वी हैव टू फाइंड। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्ट्रेंथ,
ऑप्शन बी इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबिलिटी या ऑप्शन डी लॉन्गेविटी। सो याद कीजिए आपको कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, दी फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। तो कोलेजन फाइबर आप जानते हैं दे वर द स्ट्रेंथ गिविंग फाइबर्स, राइट। तो वो व्हाइट फाइबर्स होते थे, दे वर known for providing strength to the connective tissue। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं they were even flexible, ओके तो फ्लेक्सिबल भी होते हैं। साथ ही साथ अगर हम इलास्टिन फाइबर यानी कि येलो फाइबर्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी इलास्टिक एंड दे आर गोइंग टू बी फ्लेक्सिबल। बट अगर आप सारे फीचर्स देखेंगे तो आपको ये लॉन्गेविटी वाला ऑप्शन कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो यानी कि कनेक्टिव टिश्यू को लॉन्गेविटी प्रोवाइड करने का काम नहीं करते हैं द फाइबर्स, ओके। तो हेंस द ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन डी लॉन्गेटिविटी। द रीजन बीइंग क्योंकि हमसे बोला जा रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं द फाइबर्स। सो यही वो फंक्शन है जो कि आपको नहीं परफॉर्म करते हुए दिखेंगे द फाइबर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दैट इज लॉन्गेविटी। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 को, दैट सेज माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट इन द एपिथेलियम ऑफ। तो माइक्रोविलाई आपको किन स्ट्रक्चर के एपिथेलियम पे देखने को मिलते हैं। तो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑप्शन बी एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन या ऑप्शन डी द स्किन सरफेस। तो याद कीजिए कहां पर आपको देखने को मिलते हैं ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जिनके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। दे वर सीन इन द नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में भी कहां पर, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, दैट इज पीसीटी। तो अगर मैं किडनी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो देखिए ये जो ओरिजिनली आपको यहाँ पर ये रीजन देखने को मिल रहा है दैट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बोमेन्स कैप्सूल, और इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपको देखने को मिल रहा है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्टली नेम्ड एज पीसीटी। और इसके सेल्स को अगर आप इसकी इनर लाइनिंग वाले सेल्स को यहाँ पर एनलार्ज करके देखेंगे तो यू विल गेट टू सी समथिंग लाइक दिस। तो आपको यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ओके और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आपको cuboidal epithelial cells नजर आएंगे, ओके सो these are going to be cuboidal epithelial cells जिनकी सरफेस पे आपको ऐसे शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शन करते हुए नजर आते हैं which are called the microvilli। so microvilli कहाँ प्रेजेंट है, on the cuboidal epithelium present in the proximal convoluted tubule of the nephron। so the correct option would be option C। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 20 दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एरियोलर टिश्यू इज इनकरेक्ट। तो एरियोलर टिश्यू से रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको फाइंड करना है उस स्टेटमेंट को जो कि है इनकरेक्ट। तो चलिए देखते हैं हमारी स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है हमारी इट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन एंड सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम। दैट्स परफेक्टली करेक्ट, राइट। एरियोलर टिश्यू जो है वो स्किन के बिलो प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ वो आपकी स्किन के ऊपर जो एपिथेलियम प्रेजेंट है उसको एक सपोर्ट की तरह प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू दैट एपिथेलियम। सो दैट मींस ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है। दैट मींस इस स्टेटमेंट को हम कर देंगे एलिमिनेट बिकॉज वी हैव टू फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेजेस बट लैक मास्ट सेल। क्या ये करेक्ट है? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड हेंस दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज देखिए आपने पढ़ा है एरियोलर टिश्यू में आपको वेरियस टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, उनमें फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं जो कि फाइबर सिक्रीट और मेंटेन करते हैं इन द मैट्रिक्स, राइट। कौन कौन से फाइबर्स थे? दे वर कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स, राइट। साथ ही साथ मैक्रोफेजेस होते थे जो कि एनगल्फ करते थे फॉरेन पार्टिकल्स को, एंड साथ ही साथ मास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होते थे जो कि हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं, द एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस, राइट। तो ये सभी के सभी प्रेजेंट होते हैं इन द मैट्रिक्स ऑफ द एरियोलर टिश्यू, ओके। दैट मींस ये सभी के सभी सेल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ बोला जा रहा है कि मास्ट सेल एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ एरियोलर टिश्यू। दैट इज व्हाट इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसीलिए यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। जल्दी से सी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन में हमसे बोला जा रहा है इट इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेफिनेटली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। परफेक्ट।
ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो इसीलिए जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है उसमें आपको इनके जो सेल्स होते हैं इस कनेक्टिव टिश्यू के, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के, दे आर गोइंग टू बी लूजली अरेंज्ड। ठीक है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी रिगार्डिंग दी एरियोलर टिश्यू इज करेक्ट, हेंस इन दोनों स्टेटमेंट को आप कर दीजिए एलिमिनेट, because we had to find the wrong statement which is option B itself. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 21 that says the type of mouth part seen in a cockroach is. तो कॉकरोच के केस में आपको किस टाइप के माउथ पार्ट्स देखने को मिलते हैं? So our options are option A piercing and sucking type, option B siphoning type, option C biting and chewing type या option D sponging type. So आपने पढ़ा है कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी, आपको पता है उनके किस टाइप के माउथ पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, दे आर biting and chewing type. So the correct option would be option C, biting and chewing type. So बच्चों हमसे प्रॉब्लम नंबर 22 में बोला जा रहा है the turga, sterna and the pleura of the cockroach body is joined by. So जो turga, sterna और pleura होते हैं कॉकरोच की बॉडी पे वो जॉइंट किससे होते हैं? So आपको याद होगा ना, turga was the dorsal scleroid, right? और sterna was the ventral scleroid. एंड प्लूरा जो होते हैं दे आर द लेटरल स्क्लेराइड्स, राइट? तो याद करने की कोशिश कीजिए, अगर कॉकरोच की बॉडी में हमने पढ़ा है ना कि वो हार्डन प्लेट से मिलकर बनी होती है, तो डोर्सल साइड पे जो प्रेजेंट होती है दैट इज दी टर्गा, ओके, और दी टर्गम, एंड दिस इज द वेंट्रल साइड और यहां प्रेजेंट होगी स्टर्नम, ओके, दिस इज ऑन द डोर्सल साइड एंड दिस इज ऑन द वेंट्रल साइड, और इन साइड में लेटरली आपको देखने को मिलेंगे द प्लूरा which is present on the lateral sides. और इन सभी को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? तो ये ज्वाइंट होती हैं बाय अ स्ट्रक्चर which we call as, so हमारे ऑप्शंस हमको देखने पड़ेंगे, तो जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए सीमेंटिंग ग्लू, ऑप्शन बी आर्थरोडियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन या ऑप्शन डी मस्कुलर टिश्यू. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी option B, arthrodial membrane. Please don't get confused with the arthropodial membrane. Okay, so arthrodial membrane एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये चारों जो स्क्लेराइड्स होते हैं जो कि कॉकरोच की बॉडी को फॉर्म करते हैं, they are joined together. So they are joined together by the arthrodial membrane. Okay, I hope this is clear to all of you. आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 23 को, that says which among the following statements regarding the cockroach is incorrect. So भाई कॉकरोच से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई. तो हमारी स्टेटमेंट्स हम पढ़ लेते हैं. हमारे पहले ऑप्शन में हमसे बोला जा रहा है हेड ऑफ द कॉकरोच इज कंपोज्ड ऑफ 6 सेगमेंट्स. दैट्स परफेक्टली करेक्ट. हेड जो होता है कॉकरोच का वो 6 सेगमेंट्स की फ्यूजन से बनता है ना, सो दैट मींस ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हेंस इस ऑप्शन को कर दीजिए एलिमिनेट. देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज हेपेटिक सीके आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट. तो क्या हेपेटिक सीके मिडगट और हाइंडगट की जंक्शन पे पाए जाते हैं? नो, यही वो स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, हेंस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. याद कीजिए हेपेटिक सीके या जिन्हें हम एक और नाम से बुलाते थे एज गैस्ट्रिक सीके, जिनका काम क्या होता था? टू सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस. वो कहां प्रेजेंट होते थे? दे वर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, नॉट मिडगट एंड हाइंडगट. यहां पर जो मिडगट और हाइंडगट है उसकी जंक्शन पे आपको हेपेटिक सीके नहीं देखने को मिलते, बल्कि वहां देखने को मिलते हैं आपको मैल्फिजन ट्यूब्यूल्स. दैट मींस ये वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. ओके, एंड हेंस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. और अगर हम बात करें रिमेनिंग 2 ऑप्शंस की, दैट इज ऑप्शन सी, जिसमें बोला जा रहा है इन फीमेल कॉकरोच द एनल स्टाइल इज एब्सेंट. दैट्स परफेक्टली करेक्ट. एनल स्टाइल का प्रेजेंस जो है वो मेल कॉकरोचेस में देखने को मिलता था. एंड अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, दैट इज एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ काइटिन. दैट इज ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट. इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से कर दी जाएंगी एलिमिनेट. हेंस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 24 को, दैट सेज द हार्डन्ड प्लेट्स प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द कॉकरोच बॉडी इज. तो कॉकरोच की बॉडी की डोर्सल साइड पे जो हार्डन्ड प्लेट आपको देखने को मिलती है उसे हम क्या बुलाते हैं? सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टर्गम, ऑप्शन बी प्लूरा, ऑप्शन सी स्टर्नम या ऑप्शन डी द स्क्लेराइट. तो आपको पता है स्क्लेराइट तो एक बेसिक टर्म है जो इन तीनों को दिया जाता है, उन हार्डन्ड प्लेट्स को, राइट? बट हमसे बोला जा रहा है डोर्सल साइड पे कॉकरोच की बॉडी के आपको कौन सा हार्डन्ड प्लेट देखने को मिलेगा. और हमने अपनी प्रीवियस क्वेश्चन में ही आई थिंक किया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चंस में ही, कि
डॉर्सल साइड पे आपको देखने को मिलता था टर्गम, राइट? तो टर्गम वाज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड पे आपको देखने को मिलता था स्टर्नम, एंड लेटरली प्रेजेंट होते हैं दी प्लूरा, ओके? और टुगेदर दे आर ऑल द हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट्स, ओके? तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए टर्गम। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 25 को, दैट सेज which among the following mouth parts of the cockroach act as a tongue? तो भाई कॉकरोच के माउथ पार्ट्स में से कौन सा ऐसा माउथ पार्ट है जो कि टंग की तरह एक्ट करता है? सो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लैब्रम जिसे हम अपर लिप भी बुलाते थे, ऑप्शन बी लेबियम जो कि लोअर लिप कहलाता है, ऑप्शन सी मैंडिबल्स, या ऑप्शन डी दी हाइपोफेरिंक्स। तो याद कीजिए कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि टंग की तरह एक्ट करता था? व्हाट डू यू थिंक वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी हाइपोफेरिंक्स। याद है? तो हाइपोफेरिंक्स कॉकरोच की माउथ कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ओके? और ये एक्ट करता है लाइक अ टंग टू swallow the food inside, isn't it? तो इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी हाइपोफेरिंक्स। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 26 को, दैट सेज द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम। तो कॉकरोच के केस में जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होते हैं वो कहां से अराइज करते हैं? सो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रोथोरैक्स, ऑप्शन बी मेटाथोरैक्स, ऑप्शन सी मीजोथोरैक्स, या ऑप्शन डी द फर्स्ट अब्डोमिनल सेगमेंट। तो याद कीजिए ऑब्वियसली कॉकरोच के केस में विंग्स कहां से अराइज करते हुए दिखते थे आपको? वी यूज्ड टू फाइंड देम अराइजिंग फ्रॉम द थोरेसिक रीजन। दैट मींस आप देखेंगे कॉकरोच की जो 3 थोरेसिक सेगमेंट्स होते हैं वहां पर से ही आपको अराइज करते हुए दिखते हैं दी विंग्स। सो सबसे पहला जो आपको थोरेसिक सेगमेंट देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड दी prothorax. Then we have mesothorax, and lastly we have the metathorax. So mesothorax से अराइज करता हुआ दिखता था आपको the forewing, okay? and meta से अराइज करता हुआ दिखता था आपको the hindwing, ओके? सो फोर विंग्ड जिसको कि हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज द टेगमिना, और ये थिक, ओपेक और लेदरी होता था, और इसका काम क्या होता था? टू प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ कॉकरोच। और ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज द हाइंड विंग जो कि थिन एंड ट्रांसपेरेंट होता है, ओके? और इसका काम क्या होता है? ये कॉकरोच को फ्लाई करने में हेल्प करता है। सो हमसे पूछा जा रहा है अबाउट दी फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स विच इज द फोर विंग्स, और जिसको हम टेगमेना भी बुलाते हैं, तो वो अराइज करते हुए दिख रहे हैं आपको फ्रॉम द मीजोथोरैक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी मीजोथोरैक्स। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 27 को, दैट सेज इन अ मेल कॉकरोच द जेनाइटल पाउच इज फॉर्म्ड बाय। तो भाई एक मेल कॉकरोच के केस में आपको जेनाइटल पाउच किन सेगमेंट्स में देखने को मिलते हैं? सो आवर ऑप्शन आर ऑप्शन ए दैट इज 7th, 8th and 9th sternum, ऑप्शन बी 7th, 8th and 9th turga, या ऑप्शन सी 9th and 10th turga and 9th sternum, एंड लास्टली 9th and 10th sternum या 9th turga। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेल कॉकरोच। तो मेल कॉकरोच के केस में आपको पता है फीमेल कॉकरोच के केस में जेनाइटल पाउच बनता था बाय दी 7th, 8th and 9th sternum। इसका मतलब यहां पर ये ऑप्शन तो यहीं पर एलिमिनेट हो गया, ओके? और आपको पता है कि जहां पर हम मेल कॉकरोच की बात करते हैं वहां पर एक ही तरफ की जो स्क्लेराइट्स है, यानी कि सपोज यहां पर टर्गा या स्टर्ना एक ही तरफ लिखा हुआ है, तो उनके फ्यूजन से ये नहीं बनते थे, राइट? तो यानी कि दोनों ऑप्शन यहीं पर एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सी एंड डी ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको 2 सेगमेंट दिखाए जा रहे हैं, एक टाइप ऑफ स्क्लेराइट, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट केस में टर्गा की बात हो रही है जहां पर आपको 2 सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं, और एक जो है वो दूसरे स्क्लेराइट यानी कि स्टर्नम की बात हो रही है। वाइल अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, जहां पर 9th और 10th स्टर्नम और 9th टर्गम के फ्यूजन में आपको देखने को मिल रहा है दी मेल जेनाइटल पाउच। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन सी, जहां पर आपको पता है 2 सेगमेंट्स फ्रॉम दी 9th एंड दी 10th सेगमेंट की जो डोर्सल वॉल है वो, और साथ ही साथ जो 9th सेगमेंट का आपको वेंट्रल वॉल है वो बनाते हैं मिलके द मेल जेनाइटल पाउच। So that means 9th and 10th turga and the 9th sternum together makes the male genital pouch. Okay, so that is what you have to remember. So option C over here is going to be correct. तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 28 को, that says the anterior part of the female genital pouch contains. तो फीमेल जेनाइटल पाउच का एंटीरियर पार्ट में आपको क्या देखने को मिलता है?
हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए फीमेल गोनोपोर, ऑप्शन बी स्पर्मेटिकल पोर, ऑप्शन सी कोलैटरल ग्लैंड्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो याद कीजिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ओपन होते हैं इनटू द फीमेल जेनाइटल पाउच। तो फीमेल जेनाइटल पाउच को सपोज आई एम रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस। तो एक स्ट्रक्चर तो आपका जो ओपन होता है डायरेक्टली इनटू इट इज द वजाइनल ओपनिंग, जो कि कहलाती है द फीमेल गोनोपोर। ओके, तो फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग यहां आपको देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के सरफेस पे आपको देखने को मिलेगी एक ऐसी बायलोब्ड स्ट्रक्चर जिसकी ओपनिंग अगेन ओपन होती है ओवर हियर, विच इज दी स्पर्मेटिकल पोर। ओके, तो ये स्पर्मेटिके हैं और इसकी ओपनिंग को हम कहते हैं स्पर्मेटिकल पोर। तो दिस इज स्पर्मेटिका और ये ओपनिंग कहलाती है द स्पर्मेटिकल पोर। और साथ ही साथ यहां पर आपको जो वेरी वेल ब्रांच्ड आपको जो एक ग्लैंड नजर आती है उनकी डक्ट भी ओपन होती हुई नजर आती है इनटू दिस फीमेल गोनोपोर, एंड ये डक्ट होती हैं दी कोलैटरल ग्लैंड्स। So that means all these three structures are opening into the female gonopore. Hence, the correct option would be option D, all of the above. तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 29 को, that says which of the following structures is not seen in a female cockroach. तो फीमेल कॉकरोच के केस में आपको कौन सा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है? तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कोलैटरल ग्लैंड, ऑप्शन बी एनल सरसाई, ऑप्शन सी एनल स्टाइल्स या ऑप्शन डी द गोनोपोर। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि कॉकरोच शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। दैट मींस कॉकरोचेस में जो मेल और फीमेल है दे आर सेपरेटेड और दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। आप उनको देख के पहचान सकते हैं विच इज गोइंग टू बी द मेल एंड विच इज फीमेल। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो होगा ना जिसकी प्रेजेंस की या एब्सेंस की बेस पे हम ये कंक्लूड कर सके कि ये कॉकरोच एक मेल कॉकरोच है और ये वाला एक फीमेल कॉकरोच है। एंड दैट स्ट्रक्चर वी हैड स्टडीड, दैट स्ट्रक्चर वाज द एनल स्टाइल्स, राइट। तो एनल स्टाइल्स आपको देखने को मिलती हैं इन केस ऑफ दी मेल कॉकरोच, जो कि उनके 9th एब्डोमिनल सेगमेंट से अराइज करते हैं, वाइल ये एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ द फीमेल कॉकरोच। हेंस द स्ट्रक्चर विच विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि वो मेल है या फीमेल है, दैट इज गोइंग टू बी एनल स्टाइल्स। So female cockroaches के केस में anal styles are going to be absent. So the correct option here is going to be option C. तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 30 को, that says which among the following structures seen in the alimentary canal of the cockroach helps in grinding the food particles. तो भाई elementary canal of cockroach में आपको ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि फूड पार्टिकल्स की ग्राइंडिंग में या क्रशिंग में हेल्प करता है? So हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्रॉप, ऑप्शन बी प्रोवेंट्रिकुलस, ऑप्शन सी हेपेटिक सीके या ऑप्शन डी इलियम। तो याद कीजिए कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता था जो कि क्रशिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स में हेल्प करता है इन केस ऑफ कॉकरोच? दैट वाज कॉल्ड गिजर्ड, राइट। और गिजर्ड का ही दूसरा नाम होता है प्रोवेंट्रिकुलस। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी प्रोवेंट्रिकुलस और गिजर्ड। तो यहां पर आपको पता है ना कैसे काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते थे जिनके बीच में फूड पार्टिकल जब आते थे और इनके मूवमेंट की वजह से क्रशिंग होती थी ऑफ द फूड पार्टिकल्स। सो दैट इज सीन इन प्रोवेंट्रिकुलस और द गिजर्ड। व्हाइल क्रॉप एक एडिशनल चेंबर है जहां पर कि वो फूड पार्टिकल स्टोर किए जाते हैं इनिशियली, बाद में वो पास किए जाते हैं इनटू द प्रोवेंट्रिकुलस और द गिजर्ड फॉर क्रशिंग। ठीक है, हेपेटिक सीके आपको फोरगट और मिडगट के मिड में आपको जंक्शन पे देखने को मिलेगा जहां पर गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो सिक्रीट किए जाते हैं, ओके, बाय दिस स्ट्रक्चर। देन वी हैव इलियम व्हिच इज अ पार्ट ऑफ योर हाइंड गट। ओके, सो आपको रिमेनिंग ऑप्शंस सो दे आर इनकरेक्ट एंड द करेक्ट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी प्रोवेंट्रिकुलस। तो आइए बच्चों देख लेते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 31 को, दैट सेज येलो थिन एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स फाउंड एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट दैट हेल्प इन एक्सक्रीशन आर। तो भाई मिडगट और हाइंडगट की जंक्शन पे पाए जाने वाले येलो थिन एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक सीका, ऑप्शन सी हेपेटिक सीका या ऑप्शन डी एलरी मसल्स। तो भाई बताइए क्या है वो स्ट्रक्चर्स जो कि पाए जाते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, क्या कहलाते थे वो? सो याद करने की कोशिश कीजिए। सपोज आई एम ड्रॉइंग दिस as a midgut or this is opening into a wider hindgut. Okay, so इनकी जंक्शन पे आपको यहाँ पर ये thin filamentous yellow structures देखने को मिलेंगे which are going to remove the excretory products या waste from the hemolymph
और इन्हें हम बुलाते थे द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 32 को, दैट सेज फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच। तो कॉकरोच के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को दिए हुए इन ऑप्शंस में से करना है आइडेंटिफाई। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस को। तो हमारा पहला ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दे रखा है दैट इज blood vascular system in cockroach is of open type. So obviously it's very true. कॉकरोच सिंस एक आर्थ्रोपोड है और आर्थ्रोपोड्स के केस में आपको पता है उनका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होता है। दैट मींस ऐसे ऑर्गेनिजम्स के केस में आपको ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता हुआ नहीं मिलेगा। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रेजेंट इन द बॉडी स्पेसेस। ओके, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉकरोच इज गोइंग टू बी करेक्ट और इसीलिए इसको हम कर देंगे एलिमिनेट। ठीक है, देन वी सी, अगर हम अपने ऑप्शन बी को देखते हैं तो सी यहां लिखा हुआ है विसरल ऑर्गन्स आर बेस्ड इन दी हीमोलिम्फ। तो सिंस ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है तो बॉडी कैविटी में और हीमोलिम्फ यानी कि यहां पर बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि इनके केस में हीमोलिम्फ होता है। सो ऑब्वियसली वो सारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कर रहा होगा, बेथ कर रहा होगा, राइट? दैट मींस ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज आल्सो करेक्ट, इसलिए इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। ठीक है, then we move on to our C option that says hardened cockroach is differentiated into funnel shaped chambers with ostia on either side। तो हमसे बोला जा रहा है जो कॉकरोच है उसके केस में आपको जो उनका हार्ट है वो फनल शेप्ड चेम्बर्स में डिफरेंशिएटेड नजर आएगा और दोनों ही तरफ उसके प्रेजेंट है दी ऑस्टिया। ओके, तो देखते हैं, आपको याद है द हार्ट ऑफ कॉकरोच, मैंने आपको बताया था कितने चेम्बर्स होते थे इन दी हार्ट ऑफ द कॉकरोच, देयर वर 13 चेम्बर्स। तो 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है कॉकरोच का और आपको वो ट्यूबुलर सा हार्ट कैसा दिखाई देगा, समवॉट लाइक दिस। सो आई एम मेकिंग देम लाइक दिस। सो सपोज दिस इज द 13th वन, डायरेक्टली मैंने लास्ट वाला ड्रॉ कर दिया है। ओके, सो दीज आर द चेम्बर्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर 13 चेम्बर कुछ इस तरीके से फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में नजर आ रहे हैं। ओके, तो दीज आर दी चेम्बर जो कि फनल शेप्ड हैं और यहाँ साइड्स में जो ओपनिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं दीज आर दी ऑस्टिया। सो ऑस्टिया आर दी ओपनिंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ दिस हार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी हार्ट ऑफ द कॉकरोच इज परफेक्टली करेक्ट, हेंस इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद अवर करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन डी, जिसको कि हम पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। दैट इज ऑप्शन डी में हमसे बोला जा रहा है ब्लड फ्रॉम द साइनसेस एंटर द हार्ट थ्रू द आयोटा। ओके, क्या ये करेक्ट है? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज देखिए साइनसेस क्या है, ओपन बॉडी स्पेस। ओके, तो जो हार्ट की चारों तरफ ओपनिंग या स्पेस खाली पड़ी है जिसमें ब्लड फिल्ड है, दोज आर कॉल्ड साइनसेस, राइट? तो साइनसेस से जो ब्लड एंटर करेगा इनटू द हार्ट, ओके, वो एंटर करेगा थ्रू आयोटा। क्या ये करेक्ट है? नो, दिस इज रॉन्ग। बल्कि जो हार्ट से ब्लड बाहर निकलेगा टू द हेड रीजन वो पास आउट होता है या पम्प्ड आउट होता है थ्रू दिस आयोटा। ओके, दैट मींस यहां पर जो ओपनिंग में आपको देखने को मिल रहे हैं जो ब्लड है फ्रॉम दीज ओपन स्पेसेस वो एंटर करेगा थ्रू दीज ऑस्टिया, नॉट द आयोटा। सो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट and that is what we had to find. So यहाँ पर incorrect statement है हमारी option D. That is why the option D is going to be correct. तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी problem number 33 को, that says how many pairs of spiracles are present on the lateral side of the cockroach body. तो cockroach की body की lateral side पे आपको total कितने pairs of ये spiracles देखने को मिलते हैं। तो चलिए अपने options देख लेते हैं। Option A is 8, option B 10, option C 13 या option D 12. So, how many pairs of spiracles do you see on the lateral side? There are going to be 10 pair of spiracles. That means the correct option would be option B. तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी problem number 34 that says the chief nitrogenous waste excreted by a cockroaches. तो यानी कि कॉकरोच जो है वो किस chief nitrogenous waste को excrete करता है? So our options are option A nitrogen, option B ammonia, option C urea या option D uric acid. And the correct answer is ऑप्शन डी यूरिक एसिड, राइट? एंड वी नो व्हाई, बिकॉज कॉकरोचेस को हम इसीलिए तो यूरिकोटेलिक कहते हैं, बिकॉज दे आर यूरिक एसिड एक्सक्रीटिंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी यूरिक एसिड। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 35 को, दैट सेज द नंबर ऑफ ओमेटिडिया
प्रेजेंट इन द कंपाउंड आई ऑफ द कॉकरोच आर। तो एक कॉकरोच की कंपाउंड आई में आपको कितने ओमेटेरिया देखने को मिलते हैं? So our options are option A 2000, option B 3000, option C 1000 या option D 7000. So the correct option would be option A 2000. Okay, so cockroach की आई आप जानते हैं, it is in compound eye. So, okay, तो compound eye obviously कुछ repetition of unit से मिलके बनी होगी, right? So आपको यहाँ पर कुछ structure जो है ऐसे grid form में नजर आते हैं कुछ इस तरीके से। Okay, so ये actually इनके यूनिट होते हैं। अगर मैं इसको enlarge करके दिखाऊं तो you will find certain hexagonal structures which are repeating like this. So they are representing the ommatidia. Okay. So हर जो यूनिट है उस पे आपको या हर ओमेटेडियम पे आपको पार्ट ऑफ द इमेज जिसकी भी बन रही है जिस ऑब्जेक्ट की वो बनती हुई नजर आएगी। ऐसी टाइप के विजन को हम बुलाते हैं मोजाइक विजन। ओके, और ऐसी जो विजन होता है उसमें सेंसिटिविटी तो हाई होती है बट जो रेजोल्यूशन होता है इमेज का दैट इज नॉट सो गुड। सो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये इमेजेस जो हैं एट नाइट फॉर्म होती हैं एंड दैट इज व्हाई दीज एनिमल्स और दीज इंसेक्ट्स दैट इज कॉकरोचेस आर नॉक्टर्नल इन नेचर। ओके, सो हियर इनका नंबर लगभग कितना होगा इन hexagonal units का? They are going to be nearly 2000 in number. तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन would be option A। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 36 को। दैट सेज द स्पर्म्स इन द मेल कॉकरोचेस आर स्टोर्ड इन द। तो दैट मींस हमसे पूछा जा रहा है मेल कॉकरोचेस के केस में स्पर्म्स कहाँ स्टोर होते हैं। सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इजैक्युलेटरी डक्ट, ऑप्शन बी सेमाइनल वेसिकल, ऑप्शन सी गोनापोफाइसिस या ऑप्शन डी फैलोपियल। तो याद कीजिए कहां पर आपको स्पर्म्स जो है वो स्टोर्ड होते हुए नजर आते हैं until they are released for copulation. Okay, at the time of copulation वो रिलीज किए जाते हैं बट उससे पहले वो कहाँ स्टोर किए जाते हैं? So the correct option would be option B seminal vesicles, right? तो याद कीजिए आपको पता है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको देखने को मिलती है द टेस्टिस, राइट? दो टेस्टिस आपको देखने को मिलेंगी। दैट मींस अ पेयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। मैं एक ही साइड का सेक्शन आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं टू शो यू द प्रेजेंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल। सो ये आपको लोब्ड टेस्टिस देखने को मिल रही है ऑफ द कॉकरोच। ओके, एंड दिस इज द वास डिफरेंस जो कि अराइज करेगा एंड दिस इज गोइंग टू ओपन इनटू अ कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट जो कि ओपन होता है थ्रू द मेल गोनापोफाइसिस। ओके, और इस वास डिफरेंस और इजैक्युलेटरी डक्ट के जंक्शन पे आपको देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। आपको बाहर की तरफ देखने को मिलेगा इस तरीके से कुछ पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स, यहाँ देखने को मिलते हैं कुछ सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, राइट? एंड इनके ऊपर आपको अरेंज नजर आते हैं दी सेमाइनल वेसिकल्स। सो कुछ ऐसे से आपको सेमाइनल वेसिकल्स अरेंज नजर आएंगे लाइक दिस। ओके, सो दीज आर दी सेमाइनल वेसिकल्स। सो देखिए जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन है दैट विल बी इन दी टेस्टिस। सो दैट मींस टेस्टिस में आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे व्हिच आर गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड, राइट, थ्रू दी वास डिफरेंस। तो ये जो वास डिफरेंस है ये इन स्पर्म्स को कैरी करके ले जाएगा एंड दे आर गोइंग टू बी फाइनली स्टोर्ड इन दीज सेमाइनल वेसिकल्स। So seminal vesicles का काम होता है to store the sperms and release them during the copulation. So they are going to store sperms. Okay, so this how you get to know कि कैसे जो sperms का production होता है और कहां पर उनका storage होता है। ठीक है, so option B over here is going to be correct. तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 37 that says the number of ovarioles that make an ovary in a cockroach are. तो भाई एक फीमेल कॉकरोच के केस में कितने नंबर ऑफ ओवेरियोल्स जो है वो एक ओवरी बनाते हैं? So our options are option A 6, option B 7, option C 8 या option D 9। तो याद कीजिए कितने नंबर ऑफ ओवेरियोल्स या फिर ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जो है वो बनाते हैं एक ओवरी को? दैट इज 8, राइट? सो 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियोल्स बनाते हैं एक ओवरी इन केस ऑफ अ फीमेल कॉकरोच। तो देखिए मैं आपको वो सेपरेटेड फॉर्म में ऐसे दिखा देता हूं। तो दिस इज वन ओवेरियोल, से दिस इज द अनदर, देन वी हैव थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, seventh and 8, and all these open into a common oviduct, right? And दूसरे केस में मैं आपको ऐसे इनकी joint condition दिखा देता हूं, how they appear naturally. So they appear something like this.
राइट और इनमें आपको क्या देखने को मिलते हैं, दी एग इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पर एग्स नजर आ रहे हैं, ओके, इन दीज ओवेरियोज, जो कि वेरियस स्टेजेस में आपको देखने को मिल रहे हैं ऑफ डेवलपमेंट। तो जो मोस्ट मैच्योर होगा वो हमेशा आपको बेस की तरफ नजर आएगा, और जो मोस्ट इमेच्योर है या यंगेस्ट है बीइंग फॉर्म्ड वो आपको टिप पर नजर आएगा। ठीक है, so this is how they appear. So these are the ovarioles or the ovarian tubules. And how many are going to be there? There are going to be 8 ovarian tubules. So ये मैंने 8 separate दिखाई हैं, बट अगर आप इनको फ्यूज कंडीशन में देखेंगे तो आप पीछे वाले ओवेरियन ट्यूब्यूल्स नहीं देख पाएंगे। तो यू कैन ओनली सी 4 इन फ्रंट, ओके, एंड दोनों के बेस से ही अराइज कर रहे हैं द ओविडक्ट दैट ओपन इनटू अ कॉमन मीडियन ओविडक्ट। तो दोनों के ओविडक्ट जो हैं वो फ्यूज करके एक सिंगल ओपनिंग बना रहे हैं, दैट इज द मीडियन ओविडक्ट, एंड विच फाइनली ओपन्स इनटू द फीमेल जेनिटल पोर थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द फीमेल गोनोपोर। ओके, तो फीमेल गोनोपोर के थ्रू ये ओपनिंग करते हैं इनटू द फीमेल जेनिटल पाउच। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 38 दैट सेज द नंबर ऑफ मोल्टिंग्स अ निम्फ अंडरगोज टू रीच द अडल्ट फॉर्म इज। तो एक अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए निम्फ कितनी टाइम्स मोल्टिंग्स अंडरगो करता है। So our options are option A 11, option B 13, option C 15 या option D 14. So the correct option would be option B 13. Okay, so एक 13 times molting show करता है, undergo करता है एक nymph to become an adult cockroach. Okay, तो आइए बच्चों देखते हैं problem number 39 that says cockroach belongs to the class. तो भाई कॉकरोच आखिरकार किस क्लास को बिलोंग करता है। फाइलम तो आप सभी जानते हैं दैट इज आर्थ्रोपोडा, बट क्लास कौन सी है। सो ऑप्शन ए इंसेक्टा, ऑप्शन बी मायरापोडा, ऑप्शन सी क्रस्टेशिया या ऑप्शन डी एरेक्निडा। सो कॉकरोच बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा, राइट, सिंस इट इज एन इंसेक्ट इट बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा। ओके, सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, विच इज प्रॉब्लम नंबर 40 दैट सेज द ओवरीज इन फीमेल कॉकरोच आर प्रेजेंट इन। तो भाई फीमेल कॉकरोचेस के केस में आपको ओवरीज किन सेगमेंट्स में देखने को मिलती है। ओके, तो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 4th to 6th abdominal segment, ओके, ऑप्शन बी 6 to 7 abdominal segment, ऑप्शन सी 2nd to 6th abdominal segments या ऑप्शन डी 3rd to 7th abdominal segments। तो भाई कहां प्रेजेंट होती हैं ओवरीज, दैट इज 2nd to 6th abdominal segments. Okay, so do remember 2nd to 6th abdominal segment में laterally placed होती हैं the ovaries in the female cockroach. While अगर मैं पूछ लेता आपसे the position of the testes in case of male cockroach, तो वो present होते हैं from the 4th to 6th abdominal segment. Okay, and that too are placed laterally. So this is what you have to remember in each of the case. Okay, so बच्चों ये तो थे must practice questions from the chapter structural organization in animals. I hope इन questions को practice करने में आप सभी को बहुत मजा आया होगा, और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो गए और वो करेक्ट निकले। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हाउ फ्री है पर बेस्ट है।